नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आतंकवाद पर पूरा देश एकजुटता का इस वक्त संदेश दे रहा है। वो चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, वो चाहे सत्ता के खिलाफ बोलने वाले हो या फिर सरकार को तमाम मुद्दों पर आईना दिखाने वाले हो, हर कोई पहलगाम की आतंकी घटना का एक सुर में विरोध कर रहा है। लेकिन जो बात आतंकी वारदात वाली घटना स्थल से निकलकर सामने आई कि धर्म पूछकर आतंकियों ने नरसंहार किया, उससे नफरत की सियासत करने वालों को एक मौका मिला है। चश्मदीदों के बयानों को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब धर्म देखकर गोली मारी जा रही है तो धर्म देखकर हिंदू समाज बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहा है? वो क्यों नहीं धर्म पूछकर सामान को खरीदता है विक्रेताओं से? सवाल यह है कि जब हर कोई दुश्मन के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे रहा है, तब सियासी नफरत का बीज क्यों बोया जा रहा है? पहले बयान सुनिए, फिर आगे चर्चा में बढ़ेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। तो आइए आज की दहाड़ शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र। पहला सवाल आज रहेगा, युद्ध के मुहाने पर देश किसका पॉलिटिकल स्पेस? आंख दिखा रहा है पाकिस्तान, फिर क्यों हिंदू मुसलमान? सियासत से भला मौन, एकजुटता का विरोधी कौन? जब हो रही है एकता की बात तो फिर नफरत की आग क्यों लग रही है? आतंकवाद में धर्म दिखा, बांटने का फॉर्मूला मिला। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं और संजय राणा जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि भारतीय संविधान भी इस बात का जिक्र करता है कि धर्म के आधार पर इस तरीके के बयान सामने नहीं आने चाहिए। हालांकि नितेश राणे ने कोई पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दिया, उनकी हिस्ट्री रही है। लेकिन ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुटता की बात करता है, इसमें अपना पॉलिटिकल स्पेस नितेश राणे क्यों ढूंढना चाहते हैं? और ऐसे समय पे इस हेट स्पीच के मायने क्या हो सकते हैं, या फिर इसको आप एक अलग तरीके से भी देखते हैं, इसका एक अलग पर्सपेक्टिव भी आपको समझ में आता है? अनम्यूट करेंगे संजय राणा जी, अनम्यूट करेंगे सर। पूर्णिमा, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फैलो पैनल। देखिए, ऐसा है कि नितेश राणे जी ने जो बयान दिया है उसको देखने का तरीका अलग हो सकता है। देखिए, वो एक भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं और महाराष्ट्र शासन में एक तरह से कह सकते हैं कि दबदबा रखते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो एक हिंदू है, एक कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दुख जरूर हुआ होगा, जिसके कारण इस तरह की व्यवस्था निकली होगी, इस तरह की भाषा निकली होगी। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे ना धर्म पूछकर उसकी हत्या करता, गोली मारता, तो कहीं ना कहीं दूसरा जो वर्ग है उसको भी ठेस पहुंचती। देखिए, हमारा जो देश है, नो डाउट ये धर्म के आधार पे नहीं बटा हुआ, धर्म के आधार पे कोई चीजें नहीं हो सकती, धर्म को एक मान के नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर धर्म के आधार पे, धर्म को देख करके अगर किसी को गोली मारी जाती है तो दूसरा वर्ग हो सकता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर आक्रोश आ सकता है। तो आपको उसको आक्रोशित हिंदू की तरह देखना चाहिए। ऐसा बताइए, भाईचारे का क्या जितने भी ठेका है, जितना भी टेंडर है, क्या एक ही समुदाय लेके चलेगा? दूसरे समुदाय के पास भाईचारा निभाने के लिए कुछ नहीं है? क्या हिंदू सिर्फ चारा बनता रहेगा? तो आपको इस नजरिए से भी देखना चाहिए। हमें नहीं लगता इसमें कोई विघटन है। बहुत सारे, चाहे आपने बोला कि हेट स्पीच, क्या हेट स्पीच में क्या ओवैसी साहब की स्पीच हेट स्पीच नहीं आती? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, तेरी लाशें निकलेंगी, इस सब की भी हेट स्पीच है। तो क्या वो क्या फूल बरसा रहा है?
आप अगर अपनी व्यक्ति की आजादी, अगर आपने अपने शब्द को रख रहे, अपने विचार को रख रहे, अपने पार्टी के वर्करों के बीच में रख रहे, तो हमें नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। लेकिन हाँ, इस तरह के बयानबाजी से किसी भी बड़े नेता को बचना चाहिए। लेकिन हाँ, हिंदू को भी ये सोचना चाहिए कब तक भाईचारा निभाएगा। भाईचारा निभाने की एक सीमा होती है, वो सीमा कहीं ना कहीं पार होती जा रही है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ चारा बनते चले जा रहे हैं, और ये चारा बनना हमारा ही काम नहीं है। अगर भाईचारा निभाना है तो दूसरे तरफ से भी कहीं ना कहीं एक कदम तो बढ़ाया जाना चाहिए। और ये बोल दिया जाए कि एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप ही एक तरफ से बढ़ाते रहो, तो दुखद हो जाता है। और इस बयान को मैं एक तरह से उनके व्यक्तिगत बयान को तरह देखता हूं, और दूसरा एक हिंदू जनमानस की तरह देखता हूं, एक हिंदू हृदय की तरह देखता हूं। अगर उस तरह से मैं देखता हूं तो इस बयान में मुझे कोई भी बुराई, पूर्णिमा जी, नजर नहीं आती है। एक व्यक्तता है, एक दुख है, जो इंसान अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। और व्यक्त इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने दुख नहीं, को, लेकिन नीतीश राणे को ऐसा दुख बार बार नहीं होता रहता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई पहली बार तो नहीं है कि नीतीश राणे ने ऐसा बयान दिया हो। और अगर आपको लगता है कि ये आक्रोश का रिजल्ट है, तो फिर तो आक्रोश तो बहुत ज्यादा है सर। मैं तो कह रही हूं कि मस्तक से लेकर पैर तक जिस तरीके से भारत की आत्मा को चोटिल किया है पाकिस्तान के आतंकियों ने, और ये हमला किया है, तो आक्रोश तो फिर इतना बड़ा है कि उसको लेकर शायद मैं शब्दों में उसको बयां भी ना कर पाऊं। लेकिन अगर उसके रेपरकशंस हम लोग देखेंगे तो क्या वो इस तरीके से निकलकर सामने आएंगे? और ये क्या जायज है सर? देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा कि उनके बार बार ऐसे बयान आते हैं। भाई क्यों ना है, बार बार हिंदुओं पर कहीं ना कहीं आक्रमण भी तो होते हैं। ये बताइए, हम लोग पाकिस्तान को बोले, नो डाउट पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आज से दुश्मन नहीं है, वो शुरू से दुश्मन है। लेकिन ये बताइए कि 4 आदमी, 2 आदमी, 1 आदमी इस देश में आ करके एक प्लान बनाते हैं, और अपना अंदर का आदमी उसमें नहीं मिला है? बिल्कुल मिला होगा। ये बताइए, कहीं ना कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढा होगा, कहीं ना कहीं खाने के लिए घर ढूंढा होगा, कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो किया होगा। ये बताइए, लोकल इंटेलिजेंस पे सब लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन लोकलों पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाता आदमी? आप बताइए कि ऐसी घटना हमारे उत्तर प्रदेश में, मानती संजय राणा जी, मैं नहीं मानती कि किसी ने लोकल मददगारों को लेकर सवाल नहीं पूछा। हर किसी ने पूछा। किसने कह दिया कि हम जो लोकल मददगार हैं? मैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन को कश्मीर में समझती हूँ संजय राणा जी, बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। और मैं बार बार इस बात को लेकर न सिर्फ टीवी डिबेट्स में, बल्कि मैं अदरवाइज भी इसको लेकर चर्चा कर रही हूँ। और मैं मानती हूँ कि जो कल्प्रिट हैं उनको ढूंढा जाना चाहिए। अगर वहाँ के जो आम लोग हैं जो टेररिस्ट की मदद करते हैं, कई लोगों ने यह तक बताया कि घर के अंदर से एक टनल निकलती है, दूसरे घर में पहुंचती है, तीसरी पीछे कहाँ निकलती है जहां से आतंकी एस्केप रूट ढूंढ लेते हैं। ये सब कुछ होता है। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो नीतीश राणे का बयान आप वाजिब ठहराते हैं? अगर किसी कश्मीरी स्टूडेंट को पकड़ के पीट दिया जाता है, वो भी इधर बाहर, मतलब देश के बाकी जगहों पर, तो फिर क्या वो भी जायज हो जाएगा? मैं उन्हीं रेपरकशंस की डर की बात कर रही हूं। क्यों? मैं हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध हूं। पूर्णिमा जी, मैं नहीं चाहता किसी के साथ हिंसा हो, चाहे वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं। उनको अगर किसी देश के दूसरे भाग में रहते तो उनको पीटना या मारना नहीं चाहिए, उनको अशब्द नहीं बोलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बता दीजिए, क्या वही के व्यक्ति जो है वो जो नुकसान पहुंचा रहे? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के कई सांसद ऐसे बयानबाजी देते हैं जो हेट स्पीच में आता है? आपको नीतीश राणे तो दिख रहा है पूर्णिमा जी, लेकिन आपको मसूद के बयानबाजी नहीं दिख रही है, आपके ओवैसी के बयानबाजी नहीं दिख रही है। ये बताइए कि बयानबाजी सारे किसने स्टार्ट किया? सारे बयानबाजी स्टार्ट कब हुआ? प्रधानमंत्री की एक सब। संजय जी, थोड़ा नेटवर्क इशू है मुझे लगता है। संजय जी, मैं आती हूं आपके पास, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तहसीन, आपके पास आना चाहूंगी। जो बात संजय राणा जी अभी कर रहे थे, ये तो देखिए तहसीन है, पहलगाम में जो कुछ हुआ, किस तरीके से धर्म पूछकर टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया। इससे पहले कश्मीरी पंडितों का एग्जोटिस कोई कैसे भूल सकता है? कश्मीर से किस तरीके की घटनाओं को वहां पर अंजाम दिया गया। हिंदुओं को भी टारगेट किए जाने की घटनाएं बहुत आम है। नीतीश राणे का जो बयान, उसको आप एक प्रतिक्रिया के तौर पर देखते हैं? उसको आप ध्रुवीकरण की कोशिश देखते हैं? उसको एक भावना में आकर दिया गया एक बयान समझते हैं जिसकी भाषा पर चर्चा हो सकती है, लेकिन शायद उनके मन में या उनकी इंटेंशन एक आम उस हिंदू की तरह है जिसको टारगेट किया गया और ऐसे एक हमले में मार दिया गया ऐसे बहुत सारे लोगों को जो कि टूरिस्ट के तौर पर पहलगाम घूमने के लिए गए थे? थैंक यू पूर्णिमा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी हमारे भारतीय शहीद हुए और जितने भी लोग वहाँ पर शहीद हुए, सबको मैं प्रणाम करना, उनके परिवारों को प्रणाम करना चाहता हूँ।
और कंडोलेंसेस भेजना चाहता हूँ। देखिए, नीतीश राणे जी को अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट्स देने की आदत है। हेट स्पीच है, बार बार भी हेट स्पीच देते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं, और वो इसलिए दे रहे ताकि पोलराइजेशन हो, और उस पोलराइजेशन से शायद उनको सियासी फायदा हो। सबसे पहली बात कि कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा कि वहां पर हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर वर्तमान सरकार के अंदर एक विधायक या एक मिनिस्टर अगर इस तरह की बातें करे, तो जो लोग आए थे वो पाकिस्तान से आए थे, वो तो हमारे देश के संविधान में यकीन नहीं करते, वो तो पाकिस्तान में तो कोई आईन नहीं है, हम तो हमारे मुल्क तो संविधान में यकीन करता है। दूसरी चीज, क्या एक मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि वे विधायक है, उस स्तर पर गिरना चाहिए जहां पर जहां से उस लोग आते, उस देश से उस लोग आते जो संविधान में और इंसानियत में यकीन नहीं करते। तीसरी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए, अगर आप एक विधायक हो और आप सवाल पूछना चाहते हो, ये जरूर पहलगाम पे सब क्रोधित है, तो सवाल वर्तमान सरकार से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? चाहे वेस्ट बंगाल हो जहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, चाहे बांग्लादेश हो जहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, चाहे कश्मीर हो, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, एनएसए क्या कर रहे हैं? बार बार एनएसए फेल हो रहे। मैं उनका नाम ले रहा हूं, अजीत डोभाल जी, बार बार, चाहे फिर वो उरी की घटना हो, पठानकोट, उसके बाद पुलवामा, अब यहाँ पर जो घटना हुई मणिपुर, बार बार फेलियर है। पहलगाम 200 किलोमीटर अंदर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, 5 लोग पाकिस्तान से आए, इस तरह के हथियार भी ले आए। ऑफ कोर्स उनके पास लोकल सपोर्ट था, ऑफ कोर्स उन लोकल्स को चुनकर मारना चाहिए और मिट्टी में मिलाना चाहिए, नो इफ नो बट। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते 4 लोग 200 किलोमीटर भारत की धरती पे आ रहे, तो बीएसएफ क्या कर रही थी, बाकी फोर्सेस क्या कर रहे थे, वहां पे आपकी इंटेलिजेंस क्या थी? और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, पहला अटैक हो तो मैं सोच सकता हूँ, पठानकोट में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, बार बार बांग्लादेश में जहां पे हमारा रॉ चीफ सीधा एनएसए को रिपोर्ट करते। रॉ डेस्क क्या कर रहा था बांग्लादेश के अंदर? पूछिए, ये सवाल पूछिए उनसे। तो बार बार तो फेलियर हमारा भी तो हो रहा है। हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, मैं हमारे प्रधानमंत्री पे पूरी तरह से यकीन रखता हूं, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। हम पाकिस्तान को अब मिटाने की बारी आ गई, लेकिन क्या पाकिस्तान को मिटाने के लिए हम हमारे बीच में लड़ाई लड़ाएंगे? यहाँ पर जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए, क्या हम इनको गाली देंगे क्योंकि पाकिस्तान ने कोई गलत चीज किया? ये क्या लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? ये कहां से लॉजिक आता है? और खुद प्रधानमंत्री कह रहे सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, पूरा भारत एक साथ है। आप आपकी पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपकी सियासत कर रहे हो, पूरा भारत प्रधानमंत्री के साथ है। ऐसे आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो प्रधानमंत्री के साथ है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस सब तोड़कर हम सब प्रधानमंत्री के साथ है। आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ है। फिर इसके बाद आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। या तो आपको प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं, या तो आपको भाजपा पे यकीन नहीं, या तो आप खुद भाजपा के विरोधी हो कि आप चाहते हो प्रधानमंत्री का प्लान फेल हो जाए। और ये जो कश्मीर के बच्चों को मारा जा रहा है बाकी भारत के अंदर, ये कैसे जस्टिफाई कर सकते? खुद मैंने काफी डीजीपी से मैंने बात की और ये गलत है। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशंस का ना कोई नाम है ना कोई निशान है, कहां से सडनली आ जाती है? इसलिए आ रही है क्योंकि पब्लिसिटी चाहिए। देखिए, मैं पूर्णिमा जी एक लास्ट चीज अपनी बात, एक मैच्योर चीज अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अपनी सस्ती गंदी सियासत करने के लिए हम पाकिस्तान को हैंडल देंगे। पाकिस्तान जो हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है, और पूर्णिमा जी आप समझते हो बात, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लड़ रहा है, एक है मिलिट्री वॉरफेयर जो पाकिस्तान लड़ रहा है टेररिज्म के माध्यम से, क्योंकि मिलिट्री की तो शक्ति है नहीं भारत की मिलिट्री के साथ लड़ने को। एक है इकोनॉमिक वॉरफेयर, हम हमारे साथ लड़ना चाहते हैं कश्मीर में टूरिज्म खत्म हो जाए तो इकोनॉमिक हमें नुकसान हो। थर्ड है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पूर्णिमा जी आपको याद होगा जब एक मुस्लिम क्रिकेटर ने कुछ उससे गलती हो गई थी, फिर उसकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, फिर वो सब अकाउंट्स को ट्विटर पे मैंने चेक किया तो पता चला वो सारे अकाउंट्स जो हिंदू अकाउंट्स गाली देते उस मुसलमान क्रिकेट को, ये सारे पाकिस्तान में जनरेट हुए। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान हमारे साथ खेल रहा है। हम सबको एक होकर पाकिस्तान को हराना है। हमारे जितने भी डिफरेंसेस हैं हम बाद में बात करेंगे, इस वक्त हमें एक होना है। और ये नीतीश राणे बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी सस्ती पॉलिटिक्स कर रहे हैं और भाजपा विरोधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
ठीक है रावत साहब, आपको लगता है कि ऐसे समय पर जब पूरा देश एकजुट है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, पक्ष विपक्ष एक साथ है, कह रहा है आप कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हम खड़े हैं, ऐसे में हिंदू मुस्लिम की राजनीति या फिर बांटने का कोशिश करते हुए, बांटने की कोशिश करते हुए किसी ऐसे बयान को देने की जरूरत नीतीश राणे को क्यों पड़ी? और मैं कहती हूँ कि ये पॉलिटिक्स, बार बार मैं कह रही हूँ कि नीतीश राणे ने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया, आप दीजिए, आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं आप दीजिए। कौन नहीं करता है अपने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स? कोई मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, कोई हिंदू तुष्टीकरण करता है, आप करिए, लेकिन इस समय क्यों? आप अवॉइड कर सकते थे इस समय। देखिए पूर्णिमा जी, इस कारियाना अनम्यूट करेंगे रावत जी, अनम्यूट करेंगे सर। अनम्यूट है वैसे तो। हाँ सर, अब मेरा आ गई तो आवाज, अनम्यूट है। आ गई आवाज सर, बोलिए। ये जो हमला किया इन लोगों ने, इन्होंने एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की और इसको हमें समझने की जरूरत है। और हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को भी इस बात को समझने की जरूरत है। इन कायरों ने जो वहां पर हिंदुओं को चुन चुन के मारने की कोशिश की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह मैसेज दिया है कि देखिए हम यहाँ पर जो काफिर हैं उनको किस प्रकार से कत्ल कर रहे हैं, जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों में आक्रामकता फैले और इस प्रकार के बयान आए, और फिर वो लोग कहीं ना कहीं फिर इस प्रकार के बयान के साथ साथ में हिंदू भी इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं कहीं ना कहीं करने की कोशिश करें और गृह युद्ध की स्थिति हिंदुस्तान में पैदा किया जाए और हम आतंकवादियों को और अंदर जाके घुसपैठ करा सकें। अगर हिंदू भी आतंकवादी घटनाएं करने की कोशिश करें तो फिर वो हिंदू नहीं रहेंगे ना सर। हम तो मैं वही बताना चाहता हूं कि अब उसकी शुरुआत मैं समझना चाह रही हूँ रावत साहब, क्लेरिफाई करते हुए चलते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसी हरकत के बाद जो कि पाकिस्तान की तरफ से की गई, हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश हिंदुस्तान के अंदर की गई कि हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध, और मुसलमानों को अगर ऐसे बयान आते हैं तो हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए। राइट? जी 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 बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पर उन्होंने वो हरकत की, वो कायराना हरकत की है जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर आपसी जो भाईचारा है उसको ठेस लगे, उसमें आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाए और बयानात आने शुरू हो जाएं। अब इस प्रकार के बयान अगर हम देते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बयानों से तो हिंदुस्तान के अंदर हिंसा फैल सकती है। कल को बहुत सारे हिंदुस्तान में हिंदू लड़के भी ऐसे हो सकते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो हमारे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा ये कायराना हमला। टीवी चैनलों पर बैठ करके और टीवी चैनलों के बाहर भी हमारी स्टेटमेंटें इतनी कठोर आ रही हैं, तो हमें ऐसे लगता है अगर हमारे हाथ में हथियार हो तो हम भी ऐसा करने की कोशिश करें। तो ऐसी सिचुएशन जब पैदा करने की कोशिश तो उन लोगों ने की है, ये एक नया इनका फंडा शुरू हुआ है कि इस तरह की हरकत करो, पूरे विश्व के अंदर ये मैसेज जाएगा, और वो कामयाब हो गए। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों ने दो फाड़ करने की कोशिश इसमें करने की कोशिश की है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो लगता है ये, मुझे लगता है बयान सोच समझ के देने की जरूरत है। इस समय देश बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से निकल रहा है और हमें बहुत जरूरत है, अगर युद्ध भी होता है तो हमें हिंदू मुसलमान सबका साथ चाहिए ऐसे कायरों को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और सावधानी से बयान देने की भी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इन बयानों का नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाए। अभी हिंदू भी बहुत बुरी तरीके से भड़के हुए हैं, मुसलमानों में कुछ लोग अच्छे हैं वो भी भड़के हुए हैं कि ये गलत करें। जैसे ओबीसी साहब का बयान आया है कि इन कुत्तों को मारना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक बहुत ज्यादा क्रोध तो पूर्णिमा जी बहुत ज्यादा है। सरकार से उम्मीद करके बैठे हुए कि कुछ एक्शन हो और इन पर हमला हो, क्योंकि जिस समय के लिए ये सेनाएं तैयार की जाती हैं वो समय आ गया है। एक बार की मैं बात बताता हूँ, कुंती से विदुर जी ने कहा कि मैं 13 वर्ष पूरे हो गए और आपके बेटों को कोई मैसेज देना है क्या, कोई संदेश देना है? तो कुंती ने ये कहा था कि विदुर जी मेरे बेटों को बोल देना कि छत्राणी जिस समय के लिए छत्रियों को पैदा करती हैं वो समय आ गया है। तो अब वो समय आ गया है, पाकिस्तान को कुचल लेगा। इस समय उसके हालात भी ठीक नहीं है और इस प्रकार की अगर हरकतें दोबारा करते हैं तो देश के अंदर बहुत बुरी तरीके से बगावत की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए सोच समझ के हमें बयान देने हैं और बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है। ठीक है, और नीतीश राणे को भी इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। हालांकि उनका पार्ट ऑफ वो पॉलिटिक्स है, लेकिन मुझे लगता है इसकी टाइमिंग बहुत खराब है। अजहरी साहब, आपके पास आते हुए, क्या आपको लगता है कि आप जैसे लोग खुले मंच से इस बारे में बात करें कि इस तरीके के बयान भले ही किसी भी पक्ष से हों वो पूरी तरीके से गलत हैं,
चाहे मुस्लिम समुदाय की तरफ से हो, चाहे हिंदू समुदाय की तरफ से हो, या किसी भी धर्म में कोई भी कट्टर मानसिकता हो, वो सरासर गलत है, क्योंकि एकजुटता का संदेश देना बहुत जरूरी है। और नीतीश राणे की तरफ से जो बयान दिया गया, उसको आप कैसे देखते हैं अजहरी साहब? देखिए, मामला चल रहा था वक्फ बिल का। मामले चल रहे थे देश में बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत का रहने वाला हर मुसलमान इस घटना को देख करके परेशान हुआ। मतलब वो जो उनका अंदाज था, जो उनका तरीक़ेकार था, अरे हैरत हुई हमें तो। हम सबसे पहला अभी बात चल रही थी, पहले तो मैं पूर्णिमा जी आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने कम से कम नीतीश राणा के बारे में आवाज उठाई और आपने इस पर डिबेट बुलाई, और आपने जो अब तक बोला है वो आपने निष्पक्ष बोला है। मुझे इस बात की खुशी है। निष्पक्ष इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश राणा जो है वो अब तक बहुत कुछ बोलते हैं, ये पहली बार नहीं बोला उन्होंने, और ये आपने भी माना इसको। तो नीतीश राणा की पहचान यही है। देखिए, मैं किसी पार्टी पर, किसी दल पर हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उन लोगों को है जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो आरएसएस में है, जो विश्व हिंदू परिषद में है। वो कुछ भी बोले साहब, कुछ भी बोले, अरे उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बयान एक संवैधानिक पद पर बैठ करके आप दे रहे हो। आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो। देश के हालात क्या है? रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही। रावत जी से हमारे बहुत सारे मामला होते रहते हैं चैनलों पर, लेकिन आज जो रावत जी ने बोला है, वो रावत जी ने किसी का पक्ष नहीं लिया है, लेकिन आपके ही चैनल पर बैठे हुए संजय राणा जी खुल करके पक्ष ले रहे साहब नीतीश राणा का। ये क्या है? कम से कम हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। आज की तारीख में रही बात इसकी, अभी एक बात चल रही थी कि बिना लोकल मददगारों के वो लोग कैसे आए। पहली बात तो सुरक्षा में चूक, हमारे जो खुफिया तंत्र है उसका ये फेलियर है, सुरक्षा का फेलियर है, सुरक्षा कर्मियों का फेलियर है, जो इसको देख रहा है उसका फेलियर है। दूसरी बात, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और मेरा सबसे पहला बयान यही था कि बिना लोकल मददगारों के वो आ ही नहीं सकते हैं। इसकी छानबीन होनी चाहिए, इसकी भी हकीकत सामने आनी चाहिए। जो कश्मीर में बैठे हुए एक तबका ऐसा है जो ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, और वहां की जो जेलें हैं, उन जेलों में जो आतंकवादी बासमती चावल खा रहे हैं, उन्हें कब सजाएं मिलेंगी? वो हम कह रहे हैं सारे के सारे मुसलमान हैं, सबको फांसी पर लटका देना चाहिए। ये नहीं है कि वो वहां पर आराम से जब आते हैं, जब वो जाते हैं। देखिए, देश के 3 सूबे और है, एक गुजरात है, एक पंजाब है, एक राजस्थान है, जो पाकिस्तान की सीमाओं से मिलते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार है। तो मैंने देखा है कि जो सूबे हैं वहां पर इस तरह से पाकिस्तान के लोग नहीं आते हैं। कश्मीर में ही क्यों आते हैं? कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी घुस कैसे जाते हैं? मुझे एक बात आप बताइए मुझे अजहरी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीर में ही क्यों आते हैं? कश्मीर में लोकल हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। इस बात को आप भी मानते हैं, इस बात को सर मैं भी मानती हूं, लेकिन इसकी जड़ कहां पर है? क्या उस जड़ पर हमने कभी बात करने की कोशिश की? क्यों हमने उस एक्सट्रीमिस्ट सोच को बढ़ावा दिया? क्यों हमने मुस्लिम को हमेशा ऐसी सोच दी? मतलब एक बच्चा ये सुनते हुए बड़ा होता है कि देखो तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ के लोग तुम्हें अपना मानते ही नहीं हैं, कश्मीर बिल्कुल अलग है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जो हमारे सच्चे मुसलमान भाई हैं वो पाकिस्तान के हैं, और भी बहुत कुछ है। मतलब हमेशा एक मुसलमान को डरा हुआ महसूस कराया गया कि उसकी इस देश में कोई जगह नहीं है सर। और ये सब कुछ क्लब और ये सब कुछ पॉलिटिक्स का पार्ट रहा है। सबने हमेशा इस पर राजनीति करके एक ऐसी कट्टरपंथी सोच को जन्म दिया जिसके बाद आज उन आतंकियों को उनके सपोर्टर्स मिलते हैं। आप बताइए अगर मैं इसमें गलत हूं अजहरी साहब। ऐसे लोग अगर सभी मुसलमानों में होते ना, तो अभी आपने देखा होगा कोई मस्जिद का इमाम नहीं बचा है, कोई दरगाह का सज्जादनशीन नहीं बचा है, कोई मतलब राजनीतिक मुसलमान है वो भी, उसने इस घटना पर परेशानी का इजहार किया और परेशान हुए हैं लोग, रोए हैं लोग
कि इस तरह भी हो सकता है कि आप किसी के परिवार के सामने किसी को खड़े होकर उसकी निर्मम हत्या आप कर दो। आप निहत्तों को आप मारो। देखिए, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो जैशे मोहम्मद हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, ये जो भी आतंकी संगठन है, ये इस्लाम नहीं है, ये जालिम लोग हैं। ऐसे लोगों को खत्म किया जाए। और हम जैसे लोग, जैसे हाफिज सईद है पाकिस्तान में, रोज बोलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि हाफिज सईद जैसे जालिमों के लिए हम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया जाए। हम उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। ऐसे जालिम रोज हमारे मुल्क के खिलाफ बोलेंगे तो हम साहब रोज सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे बस में नहीं है। अगर पाकिस्तान में हाफिज सईद है तो भारत में हाफिज नूर अहमद अजहरी जैसे लोग बहुत सारे हैं जो उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। हम ये बातें हो गई है बहुत। अब हम जाते हैं मामला आर पार का हो, बात हो उनसे। ये सब ठीक नहीं है। ये सब चलने वाला नहीं है देश में। राणा जी जवाब दीजिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, सब लोगों ने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर ली है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, नीतीश राणा जी ने गलत बोला। ये बताइए, आप ट्विटर उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, सारे लोग जस्टिफिकेशन में लगे हैं। 2019 में एक आतंकवादी सौरभ शुक्ला नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसको लश्कर ए तोयबा का एक एजेंट बताया गया था। साबित करने के लिए सादात चौहान जैसे और कई ऐसे हैंडल है जो बड़े हैंडल है, वो साबित करना चाहते हैं कि हिंदुइज्म इज भी टेररिस्ट बन सकता है या टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहाँ बैठ के हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। देखिए समस्या क्या है कि आपने बहुत आप कहाँ की बात आप ले आए? नहीं, कहाँ की बात आई? आप तो सीधे जस्टिफाई कर रहे हो। आप नीतीश राणा को जस्टिफाई कर रहे हो। आप यहाँ नीतीश राणा के पक्ष में आप हो गए हो, खड़े आप हो गए हो। आप भी बड़ा हैंडल हो। आप भी आप बोलते हो देश में। आप भी हमेशा रहते हो चैनलों पर रहते हो। आप अपनी मानसिकता क्या, आपकी मानसिकता क्या है बताओगे आप? मैं बता रहा हूँ, आप बताओ साहब। आपको भाजपा से सवाल कर तो डर लग रहा है। अरे मैं सुन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर वो मंत्री बोल रहे हैं। अरे सर सुन लीजिए, आगरा का वीडियो देखिए, भाईचारा दोनों तरफ से होता है। पूर्णिमा जी इनका फायदा डाउन कीजिए। आपको भाईचारे अजहरी जी जवाब ले लीजिए। अजहरी जी जवाब ले लीजिए सर। ये भाईचारे के दुश्मन है साहब। ये तो जवाब ले लीजिए उनका जवाब। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को मैं बहुत मानता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर से दूरदर्शी व्यक्ति मुझे मेरे नजर में कोई नहीं नजर आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी थी पाकिस्तान और पार्टीशन में, वो पब्लिश हुई। उसमें क्या लिखा था? मुस्लिम और तहसीन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब भी बीजेपी की तरफ से या किसी नेता की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आते हैं, जैसे कि नीतीश राणा ने बयान दिया, डेफिनेटली उनका इस बयान देने का समय बहुत ज्यादा खराब है। मैं पूरी तरीके से इस बात को मानती हूं। लेकिन अगर नीतीश राणे के बयान से समस्या, या बीजेपी जब हिंदुओं की आवाज बनकर आती है तो बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन कांग्रेस ने भी तो हमेशा यही राजनीति की है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। लेकिन जब बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई हिंदू पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? फिर गलत तो फिर सबका गलत और सही तो फिर सबका सही। 48 में पाकिस्तान को हराना जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण था? 65 में पाकिस्तान को हराना, 71 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करना, क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण था? 67 और 68 में चाइना को युद्ध में हराना, बहुत कम लोग जानते कि नथुला और छोला पे भारत ने हराया। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण था? क्या उन एरियाज को लेना और जिन पर पाकिस्तान जो पाकिस्तान ऑपरेशन करना चाहता था, सियाचिन हाइट्स लेने को, क्योंकि उसके डिमार्केशन में पाकिस्तान ने एक एरर लाया था और अचानक रात को जाकर सियाचिन हाइट्स पे कब्जा करना, जब शहीद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो मुस्लिम तुष्टीकरण था? नहीं, तो जो अभी आज की तारीख में पीओके है, आज की तारीख में तहसीन जो पीओके है, वो स्थिति नहीं होती फिर अगर नेहरू जी ने बड़े उससे प्यार से न दे दिया होता कि लीजिए भाई आप ले लीजिए, कर लीजिए। आपने अगर 4 अच्छी बातें गिनाई तो फिर 4 खराब चीजें भी हैं ना तहसीन, और फिर हम उसको सेलेक्टिव अप्रोच के साथ क्यों देखें? क्या पाकिस्तान से बातचीत करने को लेकर गाहे बगाहे कांग्रेस के नेता वकालत नहीं करते रहे?
क्या डिस्पाइट ऑफ भारत की पॉलिसी कि गोली और साथ ही बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, यानी कि गोली और बोली साथ नहीं हो सकती, इसको लेकर भी कांग्रेस कहती रही कि नहीं नहीं आप बात करिए। सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक कब शहीद हुए पीस टाइम में, मतलब बिना युद्ध के सबसे ज्यादा कब शहीद हुए? सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक कब शहीद? जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था, जब हमने पार्लियामेंट अटैक के बाद बिल्डअप किया पाकिस्तान के खिलाफ, सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए उस बिल्डअप के अंदर और उस बिल्डअप के विड्रॉल के बाद। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी मुसलमान तुष्टिकरण कर रहे थे? तब तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब कांधार हाईजैक हुआ तभी अजीत डोवल जी थे और आतंकवादियों को छोड़कर आए, तब क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे थे? इसके बाद माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जैसे मैंने बताया कि पठानकोट का अटैक हुआ, पठानकोट के अटैक के बाद हमने उरी किया वगैरह किया, हमने उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, उसके बाद जब पुलवामा हुआ हमने बालाकोट किया। हमने पाकिस्तान के साथ अलग अलग हमने फॉर्मूलाज ट्राई किए। अटल जी ने सबसे लार्जेस्ट बिल्डअप किया, मनमोहन सिंह जी ने बातचीत की, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक किए। उसके बावजूद आज ये अटैक हुआ है। सवाल ये पूछना चाहिए कि वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो एक हाफिज कुरान है, जो उन्होंने बयान दिया, जो उनका स्पीच था जो वायरल हुआ, जो बहुत ही घटिया स्पीच था। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जब उन्होंने इस तरह का स्पीच दिया, जब उन्होंने वहां के आर्मी चीफ ने, कोई सड़क का गुंडा और घटिया इंसान जैसे हाफिज सईद ने, मैं उनके आर्मी चीफ की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पोस्ट पे बैठता है, ऐसे तो वजीर आजम उनके बैठते, लेकिन आर्मी चीफ बॉस है। जब उसने वो घटिया स्पीच दिया, क्योंकि उसके इमरान खान के साथ राइवलरी चल रही है, तब हमारा रॉडेस ने एंटिसिपेट क्यों नहीं किया? एक हफ्ते से जो लोग पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिसी को कवर करते, जो लोग एक्सपर्ट्स है पाकिस्तान और इंडियन पॉलिसी के अंदर, ये स्पीच के बाद लगातार अब सारे वो रिपोर्ट्स पढ़े, कह रहे कि दिस इज the worst speech ever given। कोई भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस तरह की स्पीच नहीं की। और कसाब को लेकर जो कांग्रेस का रवैया रहा, कसाब को लेकर, कसाब मुंबई हमला और तहसीन, मैं ये बात जानती भी हूं क्योंकि मैं आपको निजी तौर पर भी समझती हूं, जानती हूं, मैं ये मानती हूं कि मुंबई में हुआ हमला आपके लिए खुद एक कितना बड़ा लॉस रहा है। मतलब इंडिविजुअली आपने उस हमले को, उसके दुख दर्द को आपने किस तरीके से महसूस किया है, लेकिन उसी कसाब को लेकर एग्जैक्टली, और उसी कसाब को लेकर कांग्रेस का जो रवैया रहा, क्यों उसे एक मामूली अपराधी बार बार बताया गया, क्यों उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, कसाब को क्यों नहीं, कैसे नहीं दिया गया, बताइए आप मुझे। ये जो एक बात की गई थी कि कसाब को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, आज मैं आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कसाब को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसको बिरयानी खिलाया गया, ये स्टेटमेंट आप सब मुझे फैक्ट चेक करना। ये उज्जवल निकम नाम के एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने किया था। उज्जवल निकम वो व्यक्ति जो हाल में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उज्जवल निकम ने उसके बाद कहा कि ये तो मैंने झूठ कहा था, सिर्फ मैंने इसलिए झूठ कहा था। ये झूठा स्टेटमेंट 12 साल तक कसाब का मामला क्यों चला सर? अब ये अच्छा स्टेटमेंट है पूर्णिमा जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसीलिए तो तहसीन कह रहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और कौन 11 साल से प्रधानमंत्री जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर रहे? क्या जुडिशरी मोदी जी चलाते? दिग्विजय सिंह ने उस वक्त क्या कहा था 26/11 के हमले को लेकर? बहुत अच्छी बात आपने की। दिग्विजय सिंह जी का मैं यहाँ खड़ा होकर निंदन करता हूँ कि गलत स्टेटमेंट था और बहुत गलत, लेकिन जो कृपा शंकर सिंह जी उस विजुअल में खड़े हैं दिग्विजय सिंह जी के बाद, वो आज माननीय नेता भाजपा के हैं। कृपा शंकर सिंह जी जिन्होंने कहा कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी, वो बीजेपी के नेता है और 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पे लड़े वो। तो ऐसे तो आरोप कांग्रेस पर लगते हैं कि कसाब की फांसी 4 साल बाद इसलिए उस वक्त हुई ताकि इलेक्शन के समय उनकी इमेज बिल्डिंग बेटर हो सके, ताकि उनको चुनावों में उसका फायदा मिल सके। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ने कई गलतियां की, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जो कृपा शंकर सिंह ने कहा कि 26/11 एक आरएसएस की साजिश थी, ना कि पाकिस्तान की, वो बीजेपी का माननीय नेता है, सम्मानित नेता है, और उन्होंने बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े 2024। संजय राणा जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन आरएसएस का आज एक स्टेटमेंट आया और आरएसएस ने आज ये कहा कि इन जो हमारे शत्रु हैं इनको हराना ही हमारा धर्म है। मतलब हमारा धर्म, मतलब मैं सनातन भावना की बात कर रही हूं, जो कभी भी हिंसा के लिए अपने आप में स्पेस नहीं देगा, और इसीलिए आज मैं बैठ के नीतीश राणे के इस बयान को पूरी तरीके से गलत बताती हूँ। संजय जी, 2-3 तथ्य, तशील भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखते हैं, 2-3 तथ्य इनको मैं बता देना चाहता हूँ।
देखिए जब कबाड़ियों ने हमारे देश पर अटैक किया था, यानी कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अटैक किया था, तो नेहरू जी ने जब सेना भेजी थी तो सेना तो जीत रही थी, लेकिन उसको रोक दिया और पार्ट ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया नंबर 1। अब उसमें नहीं जाना चाहते मैं आपको उस तथ्यों पे जो 2000 सन के बाद से हुई। इन्होंने बोला कि भैया हमारे सोल्जरों को अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कितनों को मारा, हमें गिना देता हूँ। 2004 से 2014 के बीच तकरीबन 1851 सोल्जर्स मरे थे मान्यवर, और अभी तक 2014 से लेकर के आज के दिन तक की हम चर्चा कर रहे हैं तो तकरीबन 509 सोल्जर्स मरे। अगर रिडक्शन देखा जाए तकरीबन 95% रिडक्शन हुआ। जो सोल्जर हमारे जो जिसको कह सकते हैं सेना में लोग थे उनको मार के पाकिस्तानी चले जाते थे, नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि तुष्टीकरण की चर्चा कर रहे थे। देखिए तुष्टीकरण की चर्चा तो आप करेंगे, आप ही के नेता जाकर मणिशंकर है वहां पे क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, हमें आपका सहयोग चाहिए, पाकिस्तान मोदी को वहां से हटाना है। आपके नेता यूएस में जाकर क्या बोलते हैं, अरे हमको हमारे सहयोग करो, मोदी को हटाना। क्या मोदी आपका नेता नहीं है? मोदी भी आपका नेता और आप भी हमारे, राहुल गांधी भी हमारे। लेकिन आप लोग तुष्टीकरण में किस तरह डूबे हुए हैं कि पाकिस्तान में जाना हो चाहे विदेश की दूसरी धरती में जाना हो, देश के नेता को और देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये तो बार बार पूछते हैं ये अलगाववाद को बढ़ाने वाले लोग कौन है? ये 26/11 की चर्चा सब लोग बोल रहे हैं कि कृपाशंकर जी पीछे खड़े थे, और आरएसएस वाले भी किसी जमाने में नेहरू जी के पीछे खड़े थे, उसकी चर्चा हम क्यों नहीं कर लेते? उस पर भी चर्चा कर रही थी। देश की आजादी में क्या आरएसएस का हाथ था? उस पर कोई चर्चा नहीं करता। ये बताइए 1980 में क्या इंदिरा गांधी नहीं बोला था कि जो सावरकर की इनसे बड़ा वीर कोई नहीं था? तो आज के राहुल गांधी इसको नहीं मानते, तो मानना ना मानना वो कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस अपनी सहूलियत की राजनीति करती है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। जहां तक नीतीश राणा की बात है वो मैं उसको हिंदू के नजर से देखता हूं, और हिंदू का दिल कहीं ना कहीं दुखा। और ये बताइए कि अगर उन्होंने बोल दिया कि आप धर्म देख के मत खाना खरीदना है, सामान खरीदना चालू कर दो, जो गलत है मैं मानता हूं गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है, मान सकता है, आदमी बोल सकता है, क्यों अभिव्यक्ति की आजादी नहीं? एक आपका सांसद बोल सकता है कि ठीक है, ये मतलब कानूनी रूप से आ रही हूँ तहसीन, कानूनी रूप से मैं मानती हूँ कि ये भेदभाव पूरी तरीके से अवैध है, और क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। लेकिन तहसीन इसी बस बात को आगे बढ़ाते फिर उसमें आप अपनी बात जोड़ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप पे ये चुनाव कर ले तो थोड़े ही उसको रोक लिया जाएगा। हो सकता है कि वो उसके एक आक्रोश का एक हिस्सा हो, हालांकि उसको सही या गलत कहने का अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर कोई ये निजी अधिकार के तौर पर ऐसा करे तो हम थोड़ी उसकी कॉलर पकड़ लेंगे कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूँ। मैं मानता हूँ कि फ्री स्पीच पूरी तरह से होना चाहिए, कहीं पर भी फ्री स्पीच पे कहीं पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है, और उस जजमेंट को मैं समझाता हूँ। फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप आग चिल्लाकर एक स्टैम्पीड करो उस थिएटर में जहां आग नहीं लगी। फ्री स्पीच का मतलब हेट स्पीच नहीं होता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस के अंदर जजमेंट में कहा है। आप नफरत फैलाने को फ्री स्पीच नहीं कह सकते, ये सबसे पहली बात है। और जो नीतीश राणे जी कह रहे थे वो नफरत है। कल जो मेरा बयान बहुत वायरल हुआ जब सब लोग ने मुझे कॉल किया, मैं तो ये भी कहा कि पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर जो शब्द काफिर है, पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर भाषणों में उसको नहीं अलाउड करना चाहिए। फ्री स्पीच डज नॉट मीन हेट स्पीच, ये बहुत क्लियर है, पूरी दुनिया इसको मानती है। जहां अमेरिका में फ्री स्पीच एब्सोल्यूट है, उनके फर्स्ट अमेंडमेंट पे, वहां पर आप अफ्रीकन अमेरिकन को कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। फ्री स्पीच डज नॉट अलाउ यू टू क्रिएट हेट एंड ह्यूमिलिएशन। नंबर 2, ऑपरेशन पराक्रम, भगवा आतंकवाद टर्म को कॉइन करना, भगवा आतंकवाद टर्म को कॉइन करना हेट स्पीच था तहसीन, या फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच था? बताइएगा। जिस व्यक्ति ने किया वो टर्म, आरके सिंह जी होम सेक्रेटरी उस वक्त भाजपा के माननीय मंत्री है। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन पराक्रम में, क्योंकि मुझे चैलेंज किया जाता है फैक्ट्स पे, 1870 भारतीय सैनिकों की कैजुअलिटीज हुई, हाईएस्ट कैजुअलिटी जहां पर वॉर नहीं हुआ, 1870। और अरुण प्रकाश जी जो हमारे फ्लैग बेरर थे इंडियन नेवी के, जिनकी मृत्यु हुई कहते हैं 900। अब मैं ये दोबारा से सवाल पूछता हूँ, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे ना जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, आज भी है स्वर्गवासी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो फैसले देश हित में करते, चाहे नेहरू जी थे, चाहे कोई और था, राजीव जी, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, अटल जी थे, मोदी थे, और हमें उनका साथ देना चाहिए। और इसीलिए पाकिस्तानी चैनल्स पर चर्चा ये चल रही है
चर्चा के दौरान कि भारत के ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं और एक दो नाम उनकी तरफ से लिए गए कि कैसे वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। फिर सुशील कुमार शिंदे का बयान आप याद कर लीजिए, हिंदू आतंकवाद जैसी बातें करना, ऐसी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। इसीलिए मैं कह रही हूं तहसीन कि हम इसको एक ही पर्सपेक्टिव से हम इसको क्यों देखना चाहते हैं, और इसकी जड़ बहुत गहरी है, इस जड़ में जाना होगा ताकि ना नीतीश राणे जैसे लोग आगे आए जो इस तरीके के बयान दे, या फिर उनके बाद कोई और, लेकिन जिन्होंने ये काम करना था कर लिया। रावत साहब इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं? अजहरी साहब, फिर उसके बाद संजय राणा जी आपसे लेती हूं। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ये हमला किया, इसमें कांग्रेस का लचीलापन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर इनका आना जाना रहा है। इनके पहले भी दो बड़े नेता वहां गए थे और उन्होंने जाकर के कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराओ और कांग्रेस को सपोर्ट करो। यानी आप पड़ोसी जो देश है और दुश्मन देश है, उसमें आपके बड़े केंद्रीय मंत्री लेवल के नेता जाकर के अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो देश को शक होता है। देश को लगता है कि कहीं ना कहीं लूपहोल कांग्रेस दे रही है सरकार को गिराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने के लिए एक दुश्मन देश से मदद मांग रही है। तो कांग्रेस पर यानी कहीं ना कहीं पाक साफ नहीं है, उस पर शक हमेशा से रहा है, और नहीं रहा होता तो वो क्लियर करते इन बातों को कि हम क्यों गए थे, और वो बयानात सामने आते हैं पब्लिक के। इसलिए दूध की धुली नहीं बोला जा सकता। देश के साथ गद्दारियों में शामिल रही है वो, और वही हालात अगर उसी समय इनको कंट्रोल कर लिए होते तो आज ये सिचुएशन पैदा ही ना होती। जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ती हूँ अजहरी साहब, फिर उसके बाद संजय राणा जी आपके साथ क्लोज करूंगी। और बार बार मैं अजहरी साहब इसीलिए ऐसे बयानों को कोट कर रही हूं कि फिर इसमें कोई भी साफ सुथरी छवि वाला नहीं है। अगर हम नीतीश राणे पे सवाल उठाते हैं, आप याद करिए सर, जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे, उस वक्त क्या कहा गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि ये तो स्टूडेंट्स की अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे बयान। देखिए वो बयान जो है, जो जेएनयू में हुआ है, वो कोर्ट में जेर समाअत है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। अगर वो वाकई में इस तरह के नारे लगाए गए, बहुत गलत हुआ। ठीक है। और उन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पाकिस्तान से रिश्ते सबके रहे, अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है। कोई जाकर के बिरयानी खा करके आ रहा है, कोई बुला रहा है, यहाँ मुशर्रफ को बुला रहा है, तो साहब ताजमहल और पता नहीं कहाँ उसकी जिस तरह से खातिर तवाज़ा हो रही है, वो भी बेमिसाल है। तो ये भी सब देखने को मेरे को भी मिला है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने जब अपना पहला शपथ लिया था प्रधानमंत्री का, तो जो बतौर नाम शरीफ है नवाज शरीफ, मैं उन्हें शरीफ नहीं मानता, न मैं शहबाज को शरीफ मानता, न मैं नवाज को शरीफ, वो सब बदमाश लोग हैं। तो उन्हें बाकायदा अतिथि बनाया था। तो ये दोनों तरफ से 20 सेकंड 10 सेकंड आपको तहसीन देते हो, बस क्लोज करूंगी। 20 सेकंड दे रही हूँ राणा जी। 20 सेकंड में खत्म। देखिए ऐसा है कि प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी काम किया जाते हैं उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2, अगर पूरे देश में, देखिए मैं तस्वीर बैठे, पूरे देश में ही इज द ओनली मैन who wrote on the Twitter that is Islamic terrorism। तहसीन के अलावा किसी भी गैर भाजपा नेता या गैर मुस्लिमों ने ऐसा शब्द नहीं लिखा, तो अप्रिशिएटेड। तो ऐसे अगर अजहरी साहब आकर के बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो मैं उनको मानूंगा, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देते नहीं है। टीवी डिबेट में भाईचारा बोलते हैं, भाईचारा दिखाना तो तहसील से आपको नहीं, लेकिन इस समय भाईचारा सर सब निभा रहे हैं संजय राणा जी, और निभाना चाहिए भी, क्योंकि सबसे ऊपर तो देश है, सबसे ऊपर तो देश है। इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है तहसीन, सर टाइम नहीं है, तहसीन जल्दी से बस क्लोज करेंगे। मैं बस आपके चैनल से अपील करना चाहूंगा, हम सब भारतीय है सबसे प्रथम, हम सब एक है। इस वक्त हम सब एक हो जाए, जो भी हमारे बीच में अलग अलग डिफरेंसेस हो, हम बाद में उसको सुलझा लेंगे। इस वक्त हम एक होकर पाकिस्तान को नामो निशान पाकिस्तान का मिटा दे, बस यही। चाहे आप मुसलमान हो तो आप इंशाल्लाह बोलो, अगर आप हिंदू हो तो बोलो जय श्री राम, लेकिन पाकिस्तान को मिटाना ये हम सबका कर्तव्य है। शुक्रिया आपका तहसीन, रावत साहब आपका भी शुक्रिया, संजय राणा जी, अहमद अजहरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।